आपका श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे परमाणु आकार और धात्विक और अधात्विक गुण। ये जो है दो टॉपिक है वो हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है, तो इनका हम अध्ययन करेंगे। फिर हमें वो जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम नया चैप्टर वो शुरू करेंगे। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उस वीडियो लेक्चर में हमें तत्वों के जो गुण धर्म पढ़ रहे थे, वहां पर मतलब उनके गुणों में आवर्तिता पढ़ रहे थे। और अब हमने यहाँ पर जो टॉपिक है वो रहेगा परमाणु आकार रहेगा। ये भी एक गुणों में आवर्तिता ही है, लेकिन हम इसको थोड़े से अलग तरीके से देखेंगे। वैसे परमाणु आकार के बारे में पीछे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो परमाणु आकार है वो किसके आधार पर दिया जाता है। तो देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा परमाणु आकार। परमाणु आकार तो आपको पता है कि परमाणु होता है, ठीक है। अब परमाणु किस प्रकार का होता है, ये आपका नाभिक हो गया, ये क्या हो गया, परमाणु हो गया, ठीक है। अब इस परमाणु का आकार हमारे को कैसे पता चलेगा भाई। आकार, परमाणु क्या है, बहुत ही सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या है, सूक्ष्मतम कण है। तो फिर उसका आकार हम माप तो नहीं सकते ना कि किसी आधार पर हम आकार माप ले। क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा संभव है कि भाई हम परमाणु को माप सकते हैं? क्योंकि परमाणु क्या है, सबसे छोटी इकाई है जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं। आप देख पाते हो क्या कि आपके मतलब जो आसपास की वस्तुएं हैं उनके अंदर परमाणु इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, प्रोटॉन, ऐसा नहीं कर पाते ना। तो इसीलिए परमाणु का आकार हमारे लिए मापना बहुत ही क्या रहता है, कठिन रहता है, मतलब माप ही नहीं सकते एक तरीके से, ऐसे समझ सकते हो। फिर ये परमाणु का आकार हमारे को कैसे पता चला भाई? ये जितने भी थ्योरी दी गई है ना वो सारे पहले अध्ययन किए गए। जैसे आकार बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो वो सारे अध्ययन किए गए हैं, ठीक है। फिर वहां पर एक कॉमन चीज देख ले कि भाई ये कॉमन चीज है, ये चीज अगर चेंज होगी तो परमाणु आकार चेंज होगा, या जो भी है वो चेंज होगा। तो फिर किस प्रकार से परमाणु का आकार ज्ञात किया जाता है? तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि नाभिक के अंदर क्या होता है, आपका धनावेश होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है, धनावेश होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि नाभिक की तरफ अल्फा कण, नाभिक की तरफ अल्फा कण। अल्फा कण के बारे में आपको बताया था, अल्फा कण किसके समान होते हैं? अल्फा कण होते हैं हीलियम प्लस प्लस के समान। इसका मतलब जो आपके अल्फा कण है, अल्फा कण पर जो आवेश है वो किस प्रकार का होगा, प्लस आवेश होगा। तो जैसे क्या किया जाएगा, किसी भी कोई भी एक पदार्थ है, ठीक है, कोई भी एक वस्तु है, उस पर अल्फा कणों की बौछार की जाएगी तो अल्फा कण की भेदन क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब भेदन क्षमता करने का मतलब वो पदार्थ के आर पार मतलब जा सकती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है भाई पदार्थ कितना मोटा है, ठीक है। तो उसी के आधार पर इसकी स्पीड पीछे से तय की जाती है। और फिर क्या करता है, जैसे ही परमाणु के अंदर ये क्या करता है, या मतलब अल्फा कण है वो क्या करता है, वस्तु के अंदर प्रवेश करता है, तो अल्फा कण पर प्लस आवेश। तो ये जो अल्फा कण है, अल्फा कण जितने इसके पास में आएगा, मान लो अल्फा कण अगर यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ पर आके रुक गया, कैसे पता चलेगा रुक गया? क्योंकि जैसे यहाँ पर पीछे से क्या करेंगे, उसको ऊर्जा देंगे, यहाँ पे आके रुक गया, तो जो उसके पास में पहले गति के कारण गतिज ऊर्जा थी, अब वो स्थिर हो गया, रुक गया, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित होगी। तो वहां पर हमें पता चल जाएगा कि परमाणु है के पास में जब हीलियम किया तो उसकी जो स्थिति ऊर्जा शून्य होगी, और इस प्रकार से यहाँ पर रुक गया। इसका मतलब परमाणु इस प्रकार से इतना बड़ा हुआ, क्योंकि प्लस और प्लस प्रतिकर्षित हुआ, तभी तो यहाँ पर जो आपका अल्फा कण है वो क्या हुआ, यहाँ पर रुका है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें इस प्रकार से परमाणु आकार पता चल जाता है। तो कहने का मतलब हमारे को परमाणु का आकार किसके आधार पर पता चलता है, त्रिज्या के आधार पर। त्रिज्या के आधार पर पता चला भाई ये प्लस इस प्लस से इतनी दूरी पर है, तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी त्रिज्या के आधार पर है, परमाणु आकार ज्ञात कर सकते हैं। मतलब परमाणु का आकार ज्ञात करने के लिए हमारे को किसकी आवश्यकता होती है, त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो अब ये त्रिज्याएं कितने प्रकार की होती है? तो देखो त्रिज्याएं वो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे। एक होती है आपकी सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, देखो इसकी मैं परिभाषा लिखता हूं। दो सहसंयोजक बंध से आबंधित परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधार, नाभिकों के बीच की दूरी का आधार सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। कैसे? जैसे मान लो देखो क्या बोला गया, दो सहसंयोजक बंध से आबंधित, दो सहसंयोजक बंध। मैंने आपको बंध बताया था कि जो आपके बंध है वो किस प्रकार से बनते हैं।
जब परमाणु का क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है, तब वहां पर जो बंध बनते हैं वो सहसंयोजक बंध बनते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है तो वहां पर जो बंध बनते हैं वो कौन से होते हैं, आपके आयनिक बंध। और जब किसी एक ही परमाणु के द्वारा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दी जाते हैं तो वहां पर उपसहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध बनने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा होना चाहिए। तो मान लो कोई इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इलेक्ट्रॉन का साझा करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से ये होंगे, ठीक है। तो ये एक परमाणु, ये एक परमाणु, इन्होंने दोनों ने आपस में क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। भाई ये ऐसे मान लो ये HCl है, तो ये इस प्रकार से H और Cl, ये एक Cl का और ये एक H का, इसको संयोजक तो पूरी करवा दो, एक इसकी संयोजक तो पूरी करवा दो, तो ये इससे तो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक संयोजक, मतलब या बंधित या अबंधित परमाणु, ठीक है, यह तत्व है जो भी है, ठीक है, अबंधित अणु। अब यहाँ पर देखो अबंधित परमाणु के नाभिकों की, ये जो को देखो ये एक परमाणु, ये एक परमाणु है, तो ये नाभिक है इसके, तो यहाँ पर ये जो बंधे हुए हैं, यहाँ पर बंध गए हैं, इन नाभिकों के बीच की जो दूरी है, ये बीच की दूरी है ना भाई, एक परमाणु दूसरा परमाणु, इनके नाभिक है, उनके बीच की दूरी, उनके बीच नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, मतलब ये नाभिकों की दूरी, बीच की दूरी है, और इसका आधा कर दो तो आधा कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा ना। तो ये जो है आधा हो जाएगा, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। ये इसको प्रदर्शित करते हैं RC से, इससे प्रदर्शित करते हैं RC से, तो ये RC क्या आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। समझ में आ गया होगा कि सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, उस परिभाषा पता होनी चाहिए कि यहाँ पर परमाणु है वो कैसे होने चाहिए, आपके अबंधित होने चाहिए, और परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, ठीक है, बीच की दूरी का आधा कर दोगे तो वहां पर क्या मिल जाएगा आपको, सहसंयोजक त्रिज्या वो मिल जाएगी। तो ये हो गया आपकी सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। परमाणु यहाँ पर आबंधित होने चाहिए। तो एक तो इस आधार पर, इस सहसंयोजक त्रिज्या के आधार पर हम परमाणु का आकार ज्ञात कर सकते हैं। एक हमारा जो अगला आता है वो आता है वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। कौन सा आता है, वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। अब ये वॉन डेर वाल्स त्रिज्या क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि आपके जो 18 वर्ग है, 18 वर्ग को हम आवर्त सारणी में जो गुणों में परिवर्तन होता है, उसमें गुणों में परिवर्तन में हम 18 वर्ग को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके अपने ही एक अलग गुण है। तो जो आपके मतलब जो एकरी गैसें होती है, जो उत्कृष्ट गैसें होती है, उनका परमाणु आकार है वॉन डेर वाल्स त्रिज्या के आधार पर बताया जाता है, क्योंकि उनके मध्य वॉन डेर वाल्स बल पाया जाता है, ठीक है। ये वॉन डेर वाल्स बल क्या होता है, जब आगे कक्षाओं में जाओगे तो वहां पर पढ़ोगे, तो उन एकरी गैसों या उत्कृष्ट गैसों का आकार ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वॉन डेर वाल्स त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है। अब देखो वॉन डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, दो अनअबंधित, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पर मतलब बंधित की बात कर रहे थे और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अनअबंधित की बात कर रहे हैं। तो दो अनअबंधित अणु, वहां पर परमाणुओं की बात हो रही थी, यहाँ पर अणुओं की बात हो रही है। दो अनअबंधित अणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, बीच की दूरी का आधा वॉन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। अब देखो उसमें भी नाभिकों के बीच की दूरी का आधा था और इसमें भी नाभिकों के बीच की दूरी का आधा था, लेकिन अंतर क्या है, ये जो पहली वाली लाइन है ना, इसमें अंतर है। वहां पर क्या था कि दो अबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो अनाबंधित परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया ना, तो दो अनाबंधित अणु है, इस बार क्या है, अणु है। देखो परमाणु होता है, जैसे परमाणु कौन कौन से हो गए आपके, परमाणु हो गए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे परमाणु हो गए। अणु कौन से हो गए, अणु हो गए आपके जैसे H2 बन गया, N2 बन गया, O2 बन गया। जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, या तो समान रूप से जुड़े तब उनको अणु बोलेंगे, या फिर कुछ इस प्रकार से दो ही जुड़ने चाहिए, जैसे H2 भी एक अणु है, ठीक है, H2 भी क्या है, एक अणु। उसके बाद में आता है यौगिक, और यौगिक में क्या होता है, यौगिक के अंदर है वो जैसे 2 3 4 जैसे ज्यादा हो गए, जैसे NaHCO3, ठीक है, जैसे NHCO3 हो गया या Na2CO3 हो गया, तो और जैसे H2O भी। तो ये इस प्रकार से क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, जिसमें मतलब क्या हो
दो या दो से अधिक परमाणु हो वो होते हैं आपके यौगिक, जिनमें दो परमाणु हो वो होते हैं आपके अणु, और जिनमें एक ही मतलब होता है वो तो अपने आप ही क्या होगी, परमाणु हो गया ना। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब अणु है तो दो अनाबंधित अणु, मतलब इस बार आपके पास में अणु है, तो एक मान लो आपके पास में अणु है, तो अणु किस प्रकार से बनेगा, दो परमाणु के संयोग से अणु बनेगा। अभी हमने देखा था कि H2 क्या आपका अणु है। अणु कैसे बना था, ये दो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर आपस में मिले तभी किसका निर्माण हुआ, अणु का निर्माण हुआ। चलो ये एक अणु हो गया। अब इसके पास में अनाबंधित अणु है, मतलब यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको बोला इसके अंदर नहीं बनाना है, इसके बाहर रखना है। तो ये इस प्रकार से एक और दूसरा अणु हो गया, ठीक है, दूसरा अणु हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो अनाबंधित अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, तो ये दो अनाबंधित अणु है, इनका नाभिक कौन सा, जो समीप पास में स्थित है ना उनको लेना है आपको, ठीक है। तो ये देखो एक अणु पूरा है, ये एक अणु पूरा है, तो इन अणुओं के ये दोनों देखो आबंधित नहीं है। आबंधित कब होते हैं, जब ये इसको इस प्रकार से काटता, तो ये जो इसके नाभिक है इनकी बीच की दूरी का ये जो आधा है उसको क्या बोलते हैं हमें, इसको बोलते हैं हमें वॉन डेर वाल्स त्रिज्या, जिसको प्रदर्शित करते हैं RW से। इससे प्रदर्शित करते हैं RW से। तो ये क्या होगी आपकी वॉन डेर वाल्स से त्रिज्या होगी। सहसंयोजक त्रिज्या अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सी होगी, सहसंयोजक त्रिज्या हो जाएगी आपकी ये दो आबंधित परमाणुओं के, तो दो आबंधित परमाणुओं के बीच की नाभिकों के बीच की दूरी होगी उसका भी आधा, तो ये उसका आधार हो गया, ठीक है। और ये क्या होती है आपकी RC, ये क्या होती है RC। तो ये होगी आपकी सहसंयोजक त्रिज्या, ये होगी वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। बिल्कुल आसान है, क्या है कि सहसंयोजक त्रिज्या तो होती है दो आबंधित परमाणुओं के बीच नाभिकों के बीच की दूरी का आधार। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दो अनाबंधित अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी ये क्या होती है, वॉन डेर वाल्स त्रिज्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि वॉन डेर वाल्स त्रिज्या बड़ी होगी, सहसंयोजक त्रिज्या वो बड़ी होगी, तो आप बताओ मेरे को वॉन डेर वाल्स त्रिज्या बड़ी होनी चाहिए या सहसंयोजक त्रिज्या बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम से देख के नहीं बताना है आपको, ऐसे समझना है कि सहसंयोजक त्रिज्या किनके मध्य होती है और वॉन डेर वाल्स त्रिज्या किनके मध्य होती है। तो देखो सहसंयोजक तो त्रिज्या होती है वो दो आबंधित, मतलब दो परमाणु आबंधित हो चुके हैं, दो परमाणु आबंधित हो चुके हैं, तो ये तो इनका गैप कम हो गया ना। अब इसी प्रकार का मैं एक इसके बराबरी में एक गोला और बनाऊं, यहाँ पर ऐसा है ऐसा ये बन गया, और इसके जैसे एक और बनाऊं गोला ये बन गया। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी आपकी, जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी बीच की दूरी है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब जो सहसंयोजक त्रिज्या होगी वो क्या होगी आपकी, कम होगी, क्योंकि वो दो आबंधित है, और आबंधित हो तो गोले पास में आ गए ना, यहाँ पर भाई गोले मतलब परमाणु पास में आ गए, और इस वजह से सहसंयोजक त्रिज्या आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी, और जो वॉन डेर वाल्स त्रिज्या वो क्या रहेगी आपकी, ज्यादा रहेगी। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो आपकी RW है वो ग्रेटर देन होगी RC से ज्यादा होगी, और क्यों ज्यादा होगी उसका कारण मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो दो गोले अलग अलग हो रखे हैं उनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पर देखो गोले आपस में जुड़ गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ दूरी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जो आपकी जो सहसंयोजक त्रिज्या है वो कम होगी, किससे, वॉन डेर वाल्स त्रिज्या से, या फिर इसको बोल सकते हैं कि वॉन डेर वाल्स त्रिज्या है वो ज्यादा होगी सहसंयोजक त्रिज्या से। समझ में आ गया होगा वॉन डेर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में। अब इसके अलावा हम एक अन्य त्रिज्या भी काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं धात्विक त्रिज्या। क्या बोलते हैं, धात्विक त्रिज्या। उसके आधार पर भी हम परमाणु का आकार ज्ञात करते हैं। तो धात्विक त्रिज्या क्या होती है, बिल्कुल आसान है, उसके जैसे ये कोई ज्यादा अंतर नहीं है कि जो धात्विक त्रिज्या होती है वो क्या होती है, कोई भी एक धातु का क्रिस्टल होता है, कोई भी एक धातु का क्रिस्टल होता है, उस धातु के क्रिस्टल में दो परमाणु उपस्थित है, उन परमाणुओं के जो बीच नाभिकों के बीच की दूरी जो दूरी है उनको आधा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, धात्विक त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल भाषा में ज्यादा इसको हमें भाई डायग्राम वगैरह से कुछ नहीं है, आपको इसकी परिभाषा वो याद रखना है कि भाई धात्विक त्रिज्या मतलब धातु की त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या मतलब धातु की त्रिज्या। तो आप लिख दो वहां पर कि धात्विक क्रिस्टल में उपस्थित दो परमाणुओं के बीच के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या होता है, आपका धात्विक त्रिज्या होता है, ठीक है। तो ये त्रिज्या के आधार पर हम क्या देते हैं, परमाणु आकार है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब परमाणु आकार आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तित होता है उसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आवर्त सारणी में जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार है वो क्या होता है, आपका परमाणु आकार बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है उसका कारण बता दिया था कि परमाणु आकार इसलिए बढ़ता है क्योंकि जेड इफेक्टिव कम होता है। जेड इफेक्टिव कम क्यों होता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर है वो कोषों की संख्या है वो क्या होती है, तेजी से बढ़ती है, इसलिए वो क्या होता है, आपका परमाणु आकार है वो बढ़ता है, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है, लेकिन परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है ना, और परमाणु क्रमांक बढ़ने की वजह से
जो नाभिक के अंदर है वो किसकी संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, और जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो नाभिक है उतना ज्यादा प्रभाव दिखाएगा अपने बाह्यतम कोश में। इसलिए नाभिक का प्रभाव अधिक हो जाता है बाह्यतम कोश में, किसमें, आवर्त में। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर आकार है वो क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, क्योंकि वहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। और जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ता है उसका कारण बता दिया, कोषों की संख्या नहीं बढ़ती आवर्त के अंदर, केवल क्या बढ़ता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, और इस वजह से वहां पर आकार बड़ा हो जाता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो परमाणु आकार है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, क्योंकि कोषों की संख्या अधिक हो जाएगी। इसलिए तो ये हो गया आपका परमाणु आकार। अब हम अगला पढ़ते हैं टॉपिक धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। अगला टॉपिक है धात्विक व अधात्विक गुणधर्म। ठीक है, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। अब देखो धात्विक और अधात्विक गुणधर्म में वो क्या होते हैं, तो देखो हमने पढ़ा है कि आवर्त सारणी के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा सॉरी, जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तत्व वो क्या कहलाएगा, आपका धातु कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि धातुएं तो क्या करती है, विद्युत का चालन करती है, और विद्युत का चालन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रॉन जिसके पास में एक्स्ट्रा होगा वही तो क्या करेगी, धातु मतलब चालन करेगी ना। इसलिए धातुओं के पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए वो मतलब विद्युत का चालन करती है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो आपकी धातु होती है वो क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तो यहां पर अगर धातुओं की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले परमाणु धात्विक होते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले परमाणु क्या होते हैं, धात्विक होते हैं। ये पता चल गया कि जो आपकी धातुएं कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले परमाणु धातु हो गए। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है ना। इसका मतलब धातुओं को बोलते हैं विद्युत धनी तत्व। क्या बोलते हैं, विद्युत धनी। इसलिए इन तत्वों को विद्युत धनी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धनी तत्व कहते हैं। तो ये क्या होगी, आपके धातुओं की। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो धातुएं होगी, और जो धातुएं होगी जो वो क्या कहलाएगी, आपकी ये धातुओं के जो भी तत्व होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके विद्युत धनी तत्व कहलाएंगे। विद्युत धनी मतलब जिनके ऊपर धनावेश हो। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं ए धातुओं के बारे में। तो ए धातुओं में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है, मतलब जो तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाले परमाणु अधात्विक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण करेंगे वो क्या होंगे, अधात्विक होंगे। सीधी सी बात है, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो विद्युत का चालन नहीं कर सकते, और जो विद्युत का चालन नहीं कर सकते वो क्या होती है, अधात्विक होती है ना। तो उसके आधार पर हमने समझ लिया। अब यहाँ पर देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है सॉरी ग्रहण करता है, उस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। इसका मतलब इन तत्वों को हम क्या बोलेंगे, विद्युत ऋणी तत्व बोलेंगे। तो इसलिए इन तत्वों को विद्युत ऋणी तत्व कहते हैं। इन तत्वों को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणी तत्व कहते हैं। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। धातुएं विद्युत धनी तत्व कहलाती है, ये धातुएं वो विद्युत ऋणी तत्व कहलाती है। आपको बात इंपोर्टेंट ध्यान में रखनी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये तो हमने पढ़ दिया कि भाई धातु और अधातु होती क्या है। अब ये जो धातु और अधातु है उनका आवर्त सारणी में ये किस प्रकार से परिवर्तित होती है, उनको भी देखना जरूरी है ना कि भाई आवर्त सारणी में किस साइड में धातु रहती है, आवर्त सारणी में किस साइड में अधातु रहती है। तो उसके लिए देखो हम यहाँ पर कि जो धात्विक और अधात्विक या धातु और अधातु है उनका आवर्त सारणी में वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो बिल्कुल आसान है, आपको वही पहले वाले पता होने चाहिए, जेड इफेक्टिव वगैरह जो भी है। तो बात करते हैं अगर सबसे ज्यादा धात्विक गुण किस में होगा,
सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसमें होगा? हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या होता है? धातु होता है। जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या होगा? धातु होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो ज्यादा धात्विक होगा, और जो कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो कम धात्विक होगा? बोल सकता हूं ना ऐसा? हाँ, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि जो तत्व ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा? ज्यादा धात्विक कहलाएगा, और जो तत्व कम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका कम धात्विक कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और इसी का हम अगर ए धातु पर बात करें तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा वो ज्यादा ए धातु कहलाएगा, और जो कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो कम ए धात्विक गुणों को प्रदर्शित करने वाला तत्व कहलाएगा। तो आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तित होता है ये धात्विक और अधात्विक गुणधर्म? तो ये जैसे आपकी आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी के अंदर देखो क्या होता है, जो पहला और दूसरा वर्ग, ये पहला दूसरा वर्ग, ये 3 से लेकर कहां तक 12, और ये 13 से लेकर कहां तक 18 तक। ठीक है, तो आप है वो आवर्त सारणी जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है वहां पर देख लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो अब आप अपनी बुक है वो खोल कर रख लेना, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो देखो, जो पहला और दूसरा वर्ग है, पहले और दूसरे वर्ग है वो कभी भी माइनस संयोजकता प्रदर्शित नहीं करेंगे। हमने पीछे भी पढ़ा है, संयोजकता पढ़ा है तब कि जो पहला और दूसरा वर्ग होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? +1 या +2 प्रदर्शित करता है। ठीक है, और क्यों करता है? क्योंकि जैसे सोडियम ले लो, पहले वर्ग में सोडियम आता है ना, तो सोडियम कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्या? क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किसके रूप में चला जाएगा? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम कोई उत्कृष्ट धातु थोड़ी है, सॉरी उत्कृष्ट गैस थोड़ी है, तो उत्कृष्ट गैस नहीं है, इसका मतलब है वो उसके रूप में जाने से रहा, इसका मतलब नियोन है, वो क्या है? उत्कृष्ट गैस है, इसका मतलब वो नियोन के रूप में जाएगा हमेशा। तो नियोन के रूप में जाने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन है वो मतलब त्यागने पड़ेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिया ना, इसका मतलब ये क्या हो गया? विद्युत धनी हो गई। तो पहला और जो दूसरा वर्ग होता है वो आपके होते हैं, अब यहां पर पहले वर्ग और दूसरे वर्ग, इनको क्या करनी होती है? जल्दी, बहुत तेजी से क्या करना होता है? अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो त्यागने होते हैं, ताकि वो किसके रूप में चले जाएं? ये जो मतलब उत्कृष्ट गैस है उसका विन्यास प्राप्त कर ले। इसका मतलब यहाँ पर अगर सबसे अधिक विद्युत धनी और विद्युत ऋणी और कम विद्युत धनी कम विद्युत ऋणी की बात करें, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो आवर्त सारणी के अंदर सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व होंगे, सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व है, तो वो विद्युत धनी तत्व है वो कौन से होंगे? आपके पहला और दूसरा वर्ग होगा। पहले और दूसरे वर्ग में वो सबसे अधिक है वो क्या होते हैं? विद्युत धनी तत्व होते हैं। और अगर इन्हीं में बात करें कि सबसे अधिक कौन है, तो सबसे ज्यादा किसको जरूरत है? सबसे जल्दी कौन जाना चाहेगा? जिसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो जल्दी से क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, और जल्दी से किसके रूप में विन्यास प्राप्त कर लेगा? उत्कृष्ट गैस में विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक कौन से वर्ग का है? वर्ग की बात करें तो कौन से वर्ग की होगी विद्युत धनी तत्व? कौन सा होगा? पहला वर्ग है वो सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व होगा। ठीक है, अब पहले वर्ग में बात कर लेते हैं कि पहले वर्ग में कौन सा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा है वो मतलब विद्युत धनी गुण बढ़ता है या घटता है? तो एक बात समझो कि जिसका आकार बड़ा होगा वो क्या कर सकता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है ना। और जिसका आकार छोटा होगा वो इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए क्या करना? क्यों? आकार छोटा है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है ना, और जेड इफेक्टिव क्या होता है आपका बाह्यतम कोश में? भाई ये जैसे इस प्रकार से एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, ठीक है, एक पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इनका नाभिक हो गया। तो आकार इसका बड़ा है और आकार इसका छोटा है। छोटा होने का मतलब इनके मध्य जो जेड इफेक्टिव लग रहा है, जेड इफेक्टिव परमाणु नाभिक की आवेश वो क्या है? ज्यादा है, और इनके मध्य जो जेड इफेक्टिव लग रहा है वो क्या आपका कम है? क्या है? कम है। तो इसका मतलब जिसके लिए जेड इफेक्टिव कम होगा, किसके लिए होगा? जिसका आकार बड़ा होगा। जिसका आकार बड़ा होगा उसके लिए जेड इफेक्टिव कम, और जेड इफेक्टिव कम तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जल्दी से बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी निकलेगा उतनी ज्यादा उसके विद्युत धनी तत्व बनने के गुण है वो ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब आवर्त सारणी में हम ये बोल सकते हैं कि सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व है वो पहले वर्ग के तत्व होते हैं। और पहले वर्ग में भी कौन से तत्व हैं सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व होते हैं? जिनका आकार सबसे बड़ा होता है। कहने का मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनी गुण है वो क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत धनी गुण क्या होता है? बढ़ता है। मतलब ये विद्युत धनी तत्व है यहाँ पर जो भी, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कौन सा होगा? सबसे अधिक उसकी बात करें तो वो फ्रेंशियम होगा। सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व है वो कौन सा होगा? फ्रेंशियम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका आकार है वो इन सबसे क्या ज्यादा है,
आकार बड़ा होने की वजह से जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। और उसके बाद में बात करेंगे इसी तत्व में सबसे कम कौन सा होगा, तो ये जो लिथियम है वो सबसे क्या आपका कम है, वो विद्युत धनी तत्व है हाइड्रोजन। तो क्योंकि वो पहले वर्ग की समानता भी गुण प्रदर्शित करता है और 17वें वर्ग की समानता मतलब तत्वों के समान गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। तो लिथियम में यहाँ पर इनकी अपेक्षा देखिए नीचे वालों की, तो सबसे जो आपका कम है विद्युत धनी, एक ही वर्ग की बात हो रही है, पूरे आवर्त सारणी में नहीं हो रही कि आवर्त सारणी में सबसे कम विद्युत धनी तत्व कौन सा है, ठीक है। एक ही वर्ग में, इस वर्ग में सबसे कम कौन सा है आपका, ये लिथियम है इनकी अपेक्षा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। या फिर आप ये सोच लो कि सबसे अधिक विद्युत धनी जो आपके वर्ग होता है वो पहला वर्ग होता है, और पहले वर्ग में भी विद्युत धनी तो जो गुण है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि आकार बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। चलो ये तो बात होगी विद्युत धनी की, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि धातुओं की साइड में होती है, तो सबसे सीधी सी बात है जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा करेगी वो ज्यादा धात्विक गुण प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब धात्विक गुण बताओ, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं या घटते हैं। एक बात ध्यान रखना, जिसका आकार ज्यादा बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से त्यागेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण है वो क्या होते हैं आपके, बढ़ते हैं। और क्यों बढ़ते हैं उसके कारण हमारे पास में कि धात्विक गुण इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव कम होता है। जेड इफेक्टिव कम होगा तो आयनन एंथैल्पी कम होगी, जेड इफेक्टिव कम होगा तो आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी रहेगी। तो बोल सकता हूं ना आयनन एंथैल्पी कम होगी। तो क्योंकि धात्विक गुण इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आकार बड़ा होता है, जेड इफेक्टिव कम होता है, आयनन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए वहां पर धात्विक गुण है वो बढ़ते हैं। इसका उल्टा भी है कि भाई धात्विक गुण है वो वर्ग में नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ते हैं, सॉरी घटते हैं, ठीक है। और विद्युत धनी तत्व की बात हमने कर ही ली यहाँ पर। ये हो गया आपका धात्विक गुण है वो किस प्रकार से आवर्त सारणी में चेंज होते हैं, ये तो हो गया वर्ग की बात। अब आवर्त में किस प्रकार से धात्विक गुण होंगे, तो आवर्त की बात करें तो आप देखो यहाँ पर आकार यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है और धीरे धीरे जैसे यहाँ पर जाते हैं आकार छोटा हो जाता है। तो बताओ मेरे को इसका ज्यादा धात्विक गुण होगा, इसका ज्यादा धात्विक गुण होगा। तो मैंने बोल दिया है कि धात्विक गुण उसी का ज्यादा होगा जिसका आकार बड़ा होगा, क्योंकि आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और जितनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो उतना ज्यादा क्या होगा, धात्विक गुण प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब इसका धात्विक गुण ज्यादा है, इसका धात्विक गुण ज्यादा है ना, धात्विक गुण ज्यादा है इसका, और ज्यादा होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण है वो क्या होते हैं, घटते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम हो गया, इसका मतलब घटित तो रहा है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पर लिख सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटते हैं। क्या होते हैं, धात्विक गुण है वो क्या होते हैं, घटते हैं। और क्यों घटते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, परमाणु आकार है वो क्या हो जाता है आपका, परमाणु आकार छोटा हो जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ गया, परमाणु आकार छोटा हो गया, आयनन एंथैल्पी बढ़ गई, इसलिए धात्विक गुण है वो क्या होते हैं आपके, मतलब घटते हैं, ठीक है। तो वर्ग और आवर्त में समझ में आ गया ना। ये बच्चे क्या होते हैं, ये जो इस प्रकार का ये टॉपिक आता है तो इसमें कंफ्यूज हो जाते थे, करते नहीं है कुछ बच्चे। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको करना क्या, पहले बताना आपको विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्व कौन से होते हैं। फिर आप यहाँ पर क्या पढ़ते हो कि जो आपकी धात्विक गुण होते हैं वो आवर्त सारणी में वर्ग में और आवर्त में किस प्रकार से चेंज होते हैं। अब अगला क्या होगा आपको पता ही होगा कि अगला में क्या किसके बारे में बात करेंगे, धातु के बारे में और विद्युत ऋणी की बात में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धनी और धातु के बारे में बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, विद्युत ऋणी और विद्युत इसके बारे में, धातु के बारे में। तो यहाँ पर आप देखो किस प्रकार से विद्युत ऋणी, तो विद्युत ऋणी कौन सा होगा, सीधी सी बात है, जो जल्दी से क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा और उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करना चाहेगा, वो ज्यादा क्या होगा, विद्युत ऋणी होगा, क्योंकि इसको ऋणावेश की ज्यादा जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है। तो कौन से वर्ग को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पहले वर्ग को ज्यादा है, नहीं भाई पहले वर्ग को तो इलेक्ट्रॉन त्यागना है, जरूरत कहां पर है, फिर किसको ज्यादा है, 17वें वर्ग को ज्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि 17वें वर्ग क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करता है तो वो किसके रूप में चला जाता है आपका, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही वो एकरी गैस का विन्यास या उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब 17वें वर्ग की है वो जो विद्युत ऋण है, ये विद्युत जो ऋणी है वो सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो आपको पूछ ले कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी है वो
कौन से वर्ग है, तो आप बोलोगे वो है 17वां वर्ग, मतलब हेलोजन वर्ग है, वो सबसे अधिक विद्युत ऋणी है वो वर्ग है। और विद्युत धनी बोले तो विद्युत धनी सबसे अधिक पहला वर्ग होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि विद्युत ऋणी वर्ग की बात कर ले कि भाई कौन सा वर्ग होगा। अब जैसे यहाँ पर विद्युत धनी की बात करने के बाद हमने देखा था कि ये वर्ग में किस प्रकार से चेंज होता है, भाई किसका कौन ज्यादा विद्युत धनी होगा। तो उसी प्रकार से हमें ये तो पता चल गया कि 17वां वर्ग है वो अधिक विद्युत ऋणी है आवर्त सारणी में। तो 17वें वर्ग में किसका ज्यादा कौन ज्यादा विद्युत ऋणी होगा, कौन ज्यादा कम मतलब कम विद्युत ऋणी होगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पर जिसका आकार जितना छोटा होगा, जिसका आकार छोटा होगा। अब मैं बात करूं यहाँ पर आकार किसका छोटा है, इसका फ्लोरीन का छोटा है कि एस्टेटिन का छोटा है। आकार है वो फ्लोरीन का छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि परमाणु आकार हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशियों की संख्या बढ़ती है, इसलिए परमाणु आकार बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पर आकार बढ़ा होगा, इसका आकार छोटा होगा। और जिसका आकार छोटा होता है उसके लिए क्या कौन ज्यादा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। और जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ज्यादा कोशिश करेगा। इसका मतलब फ्लोरीन है वो क्या करेगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। इसका मतलब फ्लोरीन है वो अपने वर्ग में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने विद्युत ऋणता पढ़ी थी ना, तो वहां पर भी हम लिख चुके थे कि जो आपका फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि भाई विद्युत ऋणी कौन सा होगा और सारणी में सबसे अधिक वर्ग है वो हो गया 17वां वर्ग। और इसमें भी विद्युत ऋणता की बात करें या विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होगा, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणी तत्व के जो गुण है गुणधर्म है वो क्या होते हैं, घटते हैं। ये विद्युत ऋणी कम होगा और ये विद्युत ऋणी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका आकार बड़ा है इसका आकार छोटा है इसलिए। अब बात करते हैं अधातु की। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अब बताओ धातु यहाँ पर ए धातु की बात हो रही है। मैंने बोला था अभी कि ए धातु कौन होगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ज्यादा जल्दी है वो क्या होगी, आपकी ए धातु है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और जिसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या ग्रहण कम कर पाएगा वो क्या होगा, आपका कम ए धातु होगी। तो यहाँ पर देखो जिसका आकार ज्यादा बड़ा होगा, जिसका आकार ज्यादा बड़ा होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आकार बड़ा। आप सोचोगे आकार बड़ा तो मुश्किल कैसे, भाई आकार बड़ा होगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से नहीं आ पाएगा। लेकिन जिसका आकार छोटा होगा वो फटाक से क्या कर लेगा, आपका इलेक्ट्रॉन को है वो क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा जल्दी से। इसका मतलब वही ज्यादा क्या होगा, आपका ए धातु होगी। इसका मतलब जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये ज्यादा आपकी ए धातु है और ये कम है, तो मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ए धातु गुण है वो घटते हैं। ए धात्विक गुण घटते हैं। ठीक है, वैसे सीधी सी बात है, हमने पढ़ा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं। उसका तो उल्टा ही तो होगा ना, यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं, इसका उल्टा ही क्या बोल सकते हैं कि जो आपके धात्विक गुण अगर बढ़ रहा है तो ये धात्विक गुण घटेगा ना। तो वैसे भी याद कर सकते हो। और क्यों है वो, इसका कारण भी लिखना, मैंने लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखना है कि वर्ग में ऊपर से जाने पर ये धात्विक गुण घटते हैं। क्यों घटते हैं, क्योंकि वर्ग में ऊपर से जाने पर आकार बढ़ जाता है, इसलिए जेड इफेक्टिव वो कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाएंगे वो ए धातु है वो कम होंगे, या मतलब उनमें ए धात्विक गुण क्या होंगे, कम होंगे। अब बात करते हैं आवर्त में। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं। क्या होते हैं, बढ़ते हैं। सीधी सी बात है, इसका आकार बड़ा होगा, इसका आकार छोटा होगा। और हमने पढ़ा ये तो आपका धातु होता है ना, फिर ये धातु है, फिर धातु और धीरे धीरे धातु गुण कम होते जाएंगे और यहाँ पर क्या बनती जाएगी, ये धातु बनती जाएगी। या फिर ऐसे बोल सकते हो, इसका आकार बड़ा तो इसके लिए कम धात्विक गुण होगा, और ये धीरे धीरे जाएगा तो यहाँ पर आकार सबसे छोटा, इसलिए इसका जो धात्विक गुण है वो क्या होगा, ए धात्विक गुण है वो ज्यादा होगा। तो ये बात हमने पढ़ ली कि भाई विद्युत धनी क्या होता है, धात्विक गुण किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, विद्युत ऋणी क्या होता है, और ए धात्विक गुण किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि आवर्त सारणी में जो इस साइड में रहते हैं, हमने पढ़ा है कि जो धात्विक गुण होते हैं वो इस साइड में ज्यादा होते हैं, क्योंकि आकार इस साइड का क्या होता है, सबसे छोटा होता है आवर्त सारणी में। इसका जिसका आकार छोटा होगा वहां पर ए धातु ज्यादा रहेगी। तो जो इस साइड में होता है यहाँ पर वो आपकी क्या रहती है, ए धातुएं रहती है। और इस साइड में लगभग पूरा एफ ब्लॉक। और यहाँ पर भी देखो धातु और ए धातु को वो विभेदित करने के लिए यहाँ पर कुछ मतलब उप धातु होती है, जिनके गुण है वो लगभग मिश्रण होते हैं, मतलब वो धातुएं भी होती है
और ए धातुएं भी होती है। अब वो कौन कौन सी होती है देखो, बोरोन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, मैं एक अभी मैंने वर्ग नहीं लिखा है तो ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर लग सकता है, ठीक है, सही नहीं है, वर्ग लिखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और उसके बाद में आता है आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, और फिर आता है आपका अंत में आता है एस्टेटिन। ठीक है, तो ये आपके जो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 तत्व हैं वो क्या होते हैं, आपके उपधातु होते हैं। क्या होते हैं, उपधातु। उपधातु होने का मतलब ना तो ये ए धातु होते हैं और ना ही ये धातु होते हैं, ये विशेष कंडीशन में क्या बनते हैं, धातु बनते हैं और ए धातु बनते हैं। भाई जब कमरे के टेम्परेचर पर रहेंगे ना तब ये ए धातु गुण प्रदर्शित करेंगे, और जब इनका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो तुम धातु फिर ये किसके तरह गुण प्रदर्शित करेंगे, धातुओं की तरह गुण प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो आपके इस प्रकार से आपके आउट सारणी है उसके अंदर इस प्रकार से मतलब बना रखा है, प्रत्येक के अंदर इस प्रकार से लिखे, मतलब यहाँ पर ये लाइनें खींच रखी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इस साइड में जितने भी तत्व होते हैं आपके ये वाले, ये सारे कौन से होते हैं, धातुएं होती हैं। सारी कौन सी होती है, धातुएं। और ये धातु कौन सी होती है, जो इस प्रकार से यहाँ पर जो बच गए यहाँ पर, ये सारी क्या होती है आपकी ए धातु होती है। तो ए धातुएं कम है और धातुएं क्या, देखो इतना पूरा एरिया घेर रखा है ना धातुओं ने, तो ये इतनी ज्यादा धातु होती है और ये क्या होती है आपकी ए धातु होती है। तो वहां पर आप आसानी से समझ सकते हो कि अगर ये पता चल जाएगा तो आप बोल सकते हो आसानी से कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वो तो हमें पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर धात्विक गुण बात करें तो बढ़ेंगे, ये धात्विक गुण घटेंगे। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पर तो सीधा दिख रहा है आवर्त में कि यहाँ पर धातु है, यहाँ पर ए धातु। इसका मतलब अगर धात्विक गुण की बात करें तो वर्ग में सॉरी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक जो धात्विक गुण है वो घटते हैं और ए धात्विक गुण बढ़ते हैं। ठीक है, उनका कारण देखना जरूरी है कि किस कारण से बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, और ये भी तत्व आपको ज्ञात है होने चाहिए। इसकी अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो देखो क्या होगा, बी को हम बोलेंगे बाड़मेर, यहां पर लिख देता हूं नीचे, बी को हम बोलेंगे बाड़मेर, बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद में कौन सा था आपका सिलिकॉन आता है, तो सिलिकॉन को बोलेंगे बाड़मेर से जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में आता है एसबी, एसबी को बोलते हैं एंटीमनी होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम सब टी, मतलब तेलंगाना, एंटी मतलब आई। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। एसबी को क्या बोलेंगे, एंटीमनी, ध्यान रखना ये। ठीक है, एंटीमनी। टी को बोलते हैं टेलुरियम और एटी को बोलते हैं एस्टेटिन, ये नाम याद रखना है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि बाड़मेर से, बाड़मेर मतलब बी मतलब बोरॉन, से मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम मतलब ये जर्मनी मतलब जर्मेनियम, ऑस्ट्रेलिया मतलब आर्सेनिक। ठीक है, सब सब मतलब एंटीमनी, तेलंगाना, तेलंगाना मतलब टेलुरियम, और आई आई मतलब एस्टेटिन। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक से आप है वो ये उपधातु हैं उनका नाम ज्ञात है कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये नाम याद हो जाएंगे तो आप आसानी से वो धातु और ये धातु में विभेद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके आवर्त सारणी में धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। तो ये आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हो। और ये पूरा चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इसको अच्छे से अध्ययन करना है, क्योंकि जो हमारा अगला जो अभी चैप्टर आएगा उसमें भी ये पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और जो आगे के पार्ट आएंगे उनमें भी इंपॉर्टेंट है। तो जो अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो कल हम जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे।